नमस्कार, मेरा नाम है चेतन सिंह और आरडी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। जो बजट से जुड़े कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बजट 2024 का आज विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, बजट होता क्या है? बजट सरकार की आय एवं व्यय के विवरण का एक दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया, उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो इसके अंदर होती है। जो सरकार के जो 3 वर्ष होते हैं उसके आय और व्यय का इसमें लेखा जोखा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बजट तो 1 वर्ष का होता है, इसमें ये 3 वर्ष का कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो बजट होता है वो जो इस साल जो बजट 2024 है वो प्रस्तुत किया गया, वो बेसिकली 2024 और 25 का किया गया। ठीक है। और इसमें बात करी गई 2023 और 23 और 24 में जितना सरकार ने खर्च किया वो इसमें बताएगी, और इस वर्ष से लेकर अगले वर्ष तक जितना सरकार खर्च करेगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी उसके विषय में सरकार आपको बताएगी। ठीक है। तो ये 2023 एक वर्ष, 2024 दूसरा वर्ष और 2025 31 मार्च 2025 तक, ये इसके 3 वर्ष हो गए। तो बेसिकली जो होता है, यूपीएससी आजकल क्या ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है घुमा फिरा के, तो इसीलिए ये मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो सरकार की जो 3 वर्ष होते हैं उसके आय और व्यय का इसमें लेखा जोखा होता है। पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी है, और अगले साल आय और व्यय कितनी होने की उम्मीद है, ये सारा कुछ इस बजट में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट शब्द है उसका हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, उसकी जगह हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण इसका विवरण है, और ये आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 जो भी फाइनेंस से संबंधित है वो आर्टिकल 112 से लेके 117 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है। और जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के साथ इसी हालिया बजट को प्रस्तुत करने वाली लगातार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण, वो 7वीं बार प्रस्तुत करने वाली पहली बन गई है जो लगातार। और उनके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने 6 बार प्रस्तुत किया था। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 बार किया था। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार किया था। पी चिदम्बरम ने 9 बार किया था। और उनके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 8 बार किया था। फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर ये इन्होंने 7 बार ही किया तो ये पहली क्यों बन गई? क्योंकि इन्होंने भी लगातार नहीं किया, कभी उनके मध्य किसी और ने कर लिया उसके बाद उन्होंने किया। ये जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने लगातार जब से ये वित्त मंत्री बनी है तब से लेकर अभी तक लगातार, ये इनका 7वीं बार का बजट है। तो इसीलिए ये फर्स्ट लेडी बन गई है बजट प्रस्तुत करने वाली। ठीक है। नेक्स्ट, जो ये बजट है इसमें जो मेन जो चीजें थी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई, उन्होंने कहा कि इस बार इस बजट में हम मुख्य जो 4 जातियां हैं उस पर ध्यान देंगे। जो मेन 4 जातियां कौन कौन सी है, वो एक तो है गरीब, दूसरी है महिलाएं, तीसरा है युवा और चौथा है किसान। ये 4 जातियां बताई उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट, इसी बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई जो 9 हमारी प्रायोरिटीज है जिन पर हम काम करेंगे, वो क्या क्या है? वो ये है कृषि उत्पादक में और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एंड सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार अनुसंधान विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। अब आप ये सोचेंगे ये क्या है, इन सबको मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, आज हमारे देश में
खूब अनाज पैदा होता है, लेकिन जो उस अनाज को जो स्टोर करने की जो क्षमता है ना, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। हमारे पास अनाज तो खूब है, हम दे भी रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं, कम दामों पर भी दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी जो स्टोरेज की जो क्षमता है ना, वो हमारे पास नहीं है। उसकी उसकी वजह से क्या होता है कि कितनी बार इतना सारा अनाज हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, या कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, या बारिश से भीग जाता है, ये हो जाता है। तो इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। और इसके साथ ही बहुत सारे किसान होते हैं जो ऋण लेते हैं, उनके बाद उनकी जो फसलें होती है वो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, या बारिश की वजह से खराब हो जाती है, या बारिश नहीं हुई तो अकाल की वजह से खराब हो जाती है। तो इसके लिए भी सरकार एक कुछ निर्णय लेगी, जिससे जो कृषि है उसमें उत्पादकता आए और लचीलापन बना रहे। जो किसान और जो सरकार है, अभी भी आपने सुना होगा कि किसानों ने दिल्ली पर वो जाम कर दिया। तो ये क्यों हुआ? ऐसा अगली बार नहीं होवे, इसलिए इसको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है। और सेकंड है रोजगार एंड कौशल, यानी जो आज के यूथ की सबसे पहली दिक्कत है वो है रोजगार। रोजगार नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए आज का युवा बहुत परेशान है। और नौकरियां मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि किन किन को सरकारी नौकरी दे। तो सरकार अब क्या करेगी? स्किल्स पे काम करेगी, कौशल, इसके थ्रू आपको स्किल सिखाई जाएगी और आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। मानव संसाधन विकास मतलब जो एक मानव के विकास में जो भी संसाधन होते हैं, जैसे उसकी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा वातावरण, अच्छा एटमॉस्फेयर, जो उसको सब मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। और सामाजिक न्याय मतलब जो लोग होते हैं उनको आज न्याय नहीं मिल पाता। आज भी हमारे जो भी अदालत है उनमें इतने सारे कोर्ट केस पेंडिंग पड़े हैं, क्या बताएं। तो इसलिए सरकार इसमें भी कुछ कार्य करेगी। और विनिर्माण एंड सेवाएं, सर अलग अलग जो सरकार होती अलग अलग कॉलेजेस, रोड, डैम वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, सेवाएं करेगी, उससे रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश का विकास भी होगा। और सर्विसेज जो सरकारी सेवाएं होती है उनमें भी करेगी। शहरी विकास, जो शहर होते हैं उनमें उनका विकास करेगी अच्छे तरीके से। एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर कैसे हो सकता है? अभी दिल्ली में भी कितनी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार शहरों पर विकास करेगी। ऊर्जा सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी हम देखते हैं कि कोई गाँव में अभी तक बिजली नहीं है, और अगर वहाँ बिजली है तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काट लेते हैं। कभी अगर जोर से ज़्यादा बारिश आ गई तो उसके बाद 2-4 दिन बिजली नहीं आई। तो इन सभी को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा पे काम करेगी। और इसका जो सबसे अल्टरनेटिव सरकार ने निकाला है वो है सोलर एनर्जी। तो हमारी सरकार इस पे सोलर एनर्जी पे काम करेगी। और उसके बाद है बुनियादी ढांचा, जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करेगी और बनाएगी। नवाचार, अनुसंधान और विकास, डीआरडीओ, इसरो, ये हो गए, इन सब पे सरकार पैसा खर्च करेगी। और अगली पीढ़ी के सुधार, मतलब ये जो पीढ़ी चल रही है और जो हमारे आने वाला भविष्य है, जो हमारी आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर भविष्य मिल सके, उस हिसाब से हम काम करेंगे। प्रदूषण कम करेंगे, इस तरह की सब चीज़ें हैं। ये सब सरकार ने अपने इसमें बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, इसीलिए। नेक्स्ट है जो सरकार ने जो इसके जो 4 मुख्य विषय तय किए हैं वो है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सीडीबी के अंतर्गत आती है। जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं उनको लोन प्रदान करती है, ये है। मध्यम वर्ग हम और आप जैसे लोग हो गए, मध्यम मीडियम लोग के। और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल का ये काम करेगी सरकार हमारी। नेक्स्ट है जो हमारा देश का यूथ है, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारा देश का युवा है, तो उनके लिए सरकार क्या काम करेगी? 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देनी होगी। इंटर्नशिप में 6,000 की वन टाइम राशि मिलेगी और हर मंथ 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा आपको, ये यूथ के लिए। और ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% कर दिया। और सीमा शुल्क की संरचना में भी इसमें भी कटौती कर दी है सरकार ने। जो भी वस्तु आयात की जाती है उस पर क्या टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस टैक्स को भी कम कर दिया गया है। और जो टीडीएस है उसको भरने पर अब कोई क्रिमिनल के एक्शन नहीं होगा अपने खिलाफ। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। और इसके साथ ही सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फ़ोन चार्जर आदि
15% से ज़्यादा सस्ते होंगे। और चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना, चांदी और इम्पोर्टेड ज्वेलरी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी भी सस्ती होगी। वो एमएसएमई के लिए बात कर रहे थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए जो नई व्यवस्था है वो है एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, और इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयां ये स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 100 करोड़ रुपए तक लोन दिए जाएंगे। छोटे व्यापारी होते हैं उनको लोन दिए जाएंगे। और जो सिडबी है वो इस साल अपने 24 नए ब्रांच खोल सकेगा, जिससे जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी लोग होते हैं उनको आसानी से लोन दिया जा सके। ठीक है। जो टैक्स स्लैब है उसमें ज़्यादा कोई ये जो पिछले साल था वही है, बस ये एक थोड़ा यहाँ से घटा दिया है। जब पिछले जो 0 से 3 साल है उसमें कोई कर नहीं है। 3 से 7 लाख है उस पर 5% कर है। 7 से 10 लाख है उस पर 10% कर है। 7 से 12 लाख है उस पर 15% है। 12 से 15 लाख है उस पर 20% है। और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% है। ये मोटा मोटा है ये चीज़ें। नेक्स्ट। हाँ, और जो लोग पहली बार नौकरी करेंगे उनको सरकार ईपीएफओ के थ्रू 15,000 का स्टाइपेंड 1 महीने का एक्स्ट्रा देगी, और वो 3 राशियों में आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये सब इसमें लिख रखा है। और नेचुरल फार्मिंग, जो गांव में जो खाद उगाई जाती है गोबर से, जो भी कचरा वगैरह होता उससे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वही है ये नेचुरल फार्मिंग का मतलब यही है। उसके हिसाब से खेती बढ़ाई जाएगी, जिससे जो भूमि की उर्वरकता है वो बनी रहे और अच्छी फसल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है जो, हाँ, पीएम गरीब कल्याण योजना को, जो पीएम गरीब कल्याण योजना थी उसको अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और उसमें 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा इसके तहत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, और इसमें ये वही जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके तहत की गई है, जो सरकार की एक प्रायोरिटी है। इसमें जो अपने घर पर सूर्य का जो सोलर पैनल लगाएगा उसको सरकार छूट देगी, और उसके साथ ही पर मंथ जो 300 यूनिट आता है वो निशुल्क बिजली मिलेगी, उसके बाद आपका कटेगा। और ये जो मोबाइल है और मोबाइल चार्जर है जो है उसकी 15% कम कर दी है। और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए रचनात्मक ब्राउनफील्ड रूपरेखा तैयार की गई है। उसमें 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं, ये सरकार की जो शहरी विकास है उससे संबंधित है। जो देश के जो 100 बड़े शहर है उनमें विकास किया जाएगा, उनकी जलापूर्ति के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और सेवाएं आदि। ठीक है। और बजट की जो मेन बात है, चमड़े के सामान सस्ते होंगे, सोने चांदी से सस्ते होंगे, बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होगी, सोना चांदी जो सीमा शुल्क है वो कम किया गया है, 6% तक लगभग ये कम किया गया है। और इनकम टैक्स को आसानी बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। और टीडीएक्स अगर जो वक्त पर नहीं भरा तो अब ये कोई अपराध नहीं होगा। पहले ये क्या होता है कि अगर ये अपन समय पे नहीं भरते तो अपन अपराधी के तौर पे देखे जाते थे, तो लेकिन अब इसमें भी एक सुविधाजनक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। ये जो कृषि उत्पादकता में जो लचीलापन और उसकी उर्वरकता जो बढ़ाने के लिए ये उस हिसाब से किया गया है। रोजगार और स्किल के लिए जो 3 योजनाएं जो इनकी है, पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपये सरकार पीएफ में देगी। जो व्यक्ति जिनकी सैलरी पूरे साल में सिर्फ 1 लाख है उनको सरकार 3,000 रुपये पीएफ देगी हर वर्ष। और SC ST OBC समाज कल्याण के लिए नई योजनाएं लाई गई है एक सरकार, वो आगे है, आगे अपन डिस्कस करेंगे।
हाँ, नेक्स्ट है जो बजट 2024-25 की जो हाइलाइट्स है उनमें महिलाओं के लिए क्या है। महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए जो भी अभी तक जो भी योजनाएं जिनमें महिलाओं और लड़कियों को जो लाभ मिल रहा है उनमें 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन सब में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर। अगर आपको जो शिक्षा लोन है उसके लिए 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई है। और इसको चेंज कर देते हैं। अभी ये जो है ये क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई, ये है विदेशी गहने, मछली, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर पैनल, तांबे से बना सामान, सोलर सेट्स, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, सोना चांदी, कैंसर की दवाई, चमड़े के सामान, पीबीसी, फ्लेक्स बैनर, दूरसंचार, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिगरेट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल। ये चीज़ें हैं महंगी और ये चीज़ें हुई है सस्ती। ये देख लीजिए, सिगरेट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूरसंचार उपकरण, पीवीसी, फ्लेक्स बैनर, ये तो हुए महंगे। और ये विदेशी गहने ये हो गए महंगे चमड़े तक। नेक्स्ट, जो 4 जातियाँ थी और जितने थे उनमें जो सरकार ने किया वो एक इसका वो कंक्लूजन है। किसान जो कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़, और शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, महिला और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, और विकास बक्सर में गंगा नदी पर पुल, और घरों में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर, और उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो पीएम आवास योजना है अर्बन, जो शहरी क्षेत्रों की 2.0, उसमें 1 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली ये है। नेक्स्ट, और जो 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनसे किसान अपनी फसल खरीद सके, ब्याज खरीद सके और उनसे कर सके। और टूरिज्म के लिए जो विष्णुपद टेम्पल है गया में और महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, ये दोनों बिहार में है। और आपको पता ही होगा बिहार को इसके लिए 26,000 करोड़ दिए गए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके मॉडल पर विष्णुपथ टेम्पल गया और महाबोधि टेम्पल बोध गया में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अब जो सरकारी, ये तो इस बजट में थी जो मेन बातें उसकी अपन ने बात कर ली। अब बेसिकली बात ये करते हैं कि बजट होता क्या है, उसको एक थोड़ा और समझ लेते हैं। जो मोटा मोटा है, जो सरकारी बजट होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो राजस्व में और एक पूंजीगत में। जो राजस्व होता है उसको भी 2 भागों में बांटते हैं, राजस्व आय और राजस्व व्यय। और जो पूंजीगत होता है उसे भी 2 भागों में बांटते हैं, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। अब ये चारों क्या है, राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ये चारों क्या है ये आप एक एक करके अपन समझते हैं। जैसे राजस्व आय है, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम। मतलब सरकार जितना भी टैक्स लगाती है, जितना भी ब्याज लेती है, जैसे आप कहीं घूमने गए वहां पे आपने टिकट लिया, वो भी एक प्रकार की सरकार की कमाई है। जो इनकम टैक्स आपने फाइल किया, वो सब चीजें सरकार की कमाई है। तो वो होती है राजस्व आय, मतलब सरकार की एक साल के अंदर जितनी भी है ये आय कितनी है। और राजस्व व्यय, सरकार के वे व्यय जिनसे अचल संपत्तियों का निर्माण नहीं होता, पेंशन, सब्सिडी, ऋण पर ब्याज भुगतान विभिन्न मंत्रालयों पर और विभागों में भेजा जाता है। जो राजस्व व्यय होता है वो ये होता है कि जिसमें सरकार कोई किसी की चीज का निर्माण नहीं कर रही है, जैसे जो पैसा पेंशन में जा रहा है, सब्सिडीज पर जा रहा है, जो सरकार ने ब्याज लिया है, सरकार ने जो ऋण लिया है उस पर जो ब्याज है उसका भुगतान कर रही है, और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी दी जा रही है। इन सब से जो व्यय होता है वह राजस्व व्यय होता है। और पूंजीगत आय, जो पूंजी निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक तथा ब्रांड या सरकारी संपत्ति बेचने से प्राप्त होती है वो पूंजीगत आय होती है।
मतलब जो सरकारी चीज़ है, जैसे सरकार की कोई कंपनी है, उसके 4 शेयर बेच दिए तो उनसे सरकार ने पैसा ले लिया। सरकार ने कोई सरकारी ज़मीन है उसको बेच दी, उससे पैसा कमा लिया। सरकार ने कहीं बाहर से पिया ले ली, पैसे ले लिए, तो ये होती है पूंजीगत आय। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? वह धन जो सरकार मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के आदि के विकास पर खर्च करती है, वो होता है पूंजीगत व्यय। जैसे सरकार कोई बड़े बड़े कॉलेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बना रही है, ये सरकार को अभी बना रही है तो सरकार को इसमें फायदा नहीं हो रहा है, पैसे खर्च कर रही है। लेकिन आने वाले 4-5 सालों में जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे, जब ये अच्छी तरह से काम करेंगे, लोग टैक्स देंगे, तब इनसे सरकार की कमाई होगी। तो ये एक सरकार का पूंजीगत व्यय है। राजस्व आय और पूंजीगत व्यय, ऐसा माना जाता है, एक दार्शनिक, एक महापुरुष थे, उन्होंने कहा था राजस्व आय, जिस सरकार की राजस्व आय ज्यादा और पूंजीगत व्यय ज्यादा, ये दोनों ज्यादा होते हैं, वो सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है। एक गुड गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस जो होती है, उसकी हमेशा राजस्व आय और पूंजीगत व्यय, ये दोनों हमेशा ज्यादा होंगे। एक तो राजस्व आय और एक पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय और राजस्व आय, ये दोनों हमेशा ज्यादा रहेगी। ये एक अच्छी गुड गवर्नेंस का निशान होता है, ठीक है। और ये जो 2022 23 24 और ये अनुमान था बजट, और ये संशोधित हुआ, मतलब जितने खर्च हुए। और ये अब 24-25 का जो भी है बजट अनुमान है, जो है, जो ये आप देख लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको क्लास, और जो चीज़ समझ नहीं आई उसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसकी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।